तृतीय वर्ष विज्ञान के सभी विद्यार्थियों का उनकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कक्षा में स्वागत है। आज हम फोटो केमिस्ट्री के अंतर्गत ऊर्जा क्षय की विधियां या मोड ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पर इसको सबसे पहले जैब्लॉन्स्की नामक वैज्ञानिक ने खोजा था, इसीलिए इसके नाम पर जो पूरा अध्ययन किया जाता है वो जैब्लॉन्स्की डायग्राम ही कहलाता है। इसको हम ये भी कहते हैं कि उत्तेजित जो मॉलिक्यूल है उसका भविष्य क्या है वो पूरा हम जैब्लॉन्स्की डायग्राम से पढ़ते हैं। ये पूरी प्रक्रिया वास्तव में एक फिजिकल प्रोसेस है और इस फिजिकल प्रोसेस के अंदर एक मॉलिक्यूल उत्तेजित होता है और उत्तेजित होकर के अपनी उत्तेजित अवस्था में चला जाता है। जब ये उत्तेजित होता है तो एक लाइट का क्वांटा एब्जॉर्ब करता है और उत्तेजित अवस्था में ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रह सकता है। ज़्यादातर जो प्रमोशन होते हैं वो S0 से S1 के होते हैं। यदि प्रमोशन उच्च अवस्था में होता है जैसा कि S2, S3 आदि में, तो ये ज़्यादातर लिक्विड स्टेट्स में पाया जाता है। हायर स्टेट्स से जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत रैपिडली ड्रॉप करता है और वो धीरे धीरे जो है वो फटाफट से S1 स्टेट के अंदर आ जाता है और S2 से S3 में पहुंचने के बाद, एक्साइटेड होने के बाद S1 में आने के लिए उसको 10⁻⁻11 to 10⁻13 सेकंड का ही समय लगता है। यानी कि इतने कम समय में, यानी एक सेकंड के भी कितने कम माइन्यूट पार्ट में वो वापस 10⁻13 to 10⁻11 सेकंड के अंदर वो S1 में आ जाता है। इस प्रोसीजर के अंदर एनर्जी लॉस होती है जो कि मीडियम में या एनवायरनमेंट में चली जाती है। तो एनर्जी लॉस्ट फ्रॉम S3 to S1 एंड S2 to S1 इज गिवन टू द मीडियम। ये प्रोसेस एनर्जी कैस्केड कहलाती है। यदि हम हिंदी में देखें तो कैस्केड का मतलब ऊर्जा के छोटे बंडल को हम कैस्केड कहते हैं। इसी सामान्य तरीके से प्राथमिक एक्साइटेशन के बाद हायर सिंगलेट स्टेट जो है वो डिके हो जाती है, ख़त्म हो जाती है और वाइब्रेशनल लेवल कौन सा मिल जाता है आपको? S1 मिल जाता है। डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला जो प्राइमरी है वो उत्तेजित हुआ और उत्तेजित होकर के कहाँ पर पहुँच गया? या तो S2 या S3 में, और S2 और S3 से एनर्जी कैस्केड का एक जो पैकेट है उससे होकर वो S1 में आ गया। तो इस तरह से प्राइमरी उत्तेजन की प्रोसेस हो जाती है। S1 का जो समय है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होता। किसी भी उत्तेजित अवस्था की जो हाफ लाइफ टाइम है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती और इट इज़ रिलेटिवली लॉन्ग लाइफ टाइम है। और ये लॉन्ग लाइफ टाइम जो है 10⁻⁻8 सेकंड की होती है। तो 10⁻⁻8 सेकंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो S1 से S0 में या और किसी फॉर्म में परिवर्तित हो जाता है। यदि ये इलेक्ट्रॉन S1 से S0 में आ जाता है, इसका मतलब वो अपनी सामान्य अवस्था में वापस लौट आया और इस तरह से एक छोटा बंडल कैस्केड डाउन, छोटा सा एनर्जी का जो पार्ट है वो इसके अंदर निकलता है, रेडिएशंस निकलते हैं और ये ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। और इस प्रोसीजर को हम इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं या आंतरिक परिवर्तन कहा। यानी इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा उत्सर्जित की, एक्साइटेड स्टेट में गया और घूम फिर के वापस ग्राउंड स्टेट में आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर कोई भी चेंज हमें दिखाई नहीं देता है। इसे हम इंटरनल कन्वर्जन कहते हैं। तो इंटरनल कन्वर्जन के बाद ये सबसे पहली प्रकार का चेंज है जो कि S1 की एक्साइटेड स्टेट में हो सकता है। इसके पश्चात डीके, इस मतलब इंटरनल कन्वर्जन के अंतर्गत आपको एनर्जी जो केमिकल कोई भी किसी प्रकार की रिएक्शन आपको दिखाई नहीं देती है क्योंकि उसमें जो चेंज होता है वो वापस नेग्लिजिबल हो जाता है। यदि एक मॉलिक्यूल S1 स्टेट में चला जाता है और उसके बाद एक रेडिएशंस का
निकालता है और ये रेडिएशंस लाइट की फॉर्म में निकलते हैं, तो उसको हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। ये फ्लोरोसेंस 10⁻⁹ सेकंड में आपको दिखाई दे जाती है। इसका एग्जाम्पल है एरोमेटिक कंपाउंड, डाईएटॉमिक एंड रिज्ड मॉलिक्यूल। ये हमेशा फ्लोरोसेंस इमिशन स्पेक्ट्रा दिखाते हैं। ये फ्लोरोसेंस इमिशन स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का ही एक माइनर इमेज है, यानी जब उसके ग्राउंड स्टेट में आते हुए लाइट के रूप में विकिरण निकलता है और वो लाइट हमें दिखाई देती है, तो उसको हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। यानी S1 से S0 में आते हुए लाइट निकलने पर यदि प्रकाश होता है तो उसे हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। फ्लोरोसेंस इमिशन स्पेक्ट्रा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का माइनर इमेज होता है। ये फ्लोरोसेंस का डायग्राम आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। S0 से प्रमोशन हुआ, S1 में गए और S1 से जब मॉलिक्यूल धीरे धीरे S0 की वाइब्रेशनल एक्साइटेड स्टेट, चाहे वो ν0 हो, ν1 हो, ν2 हो, ν3 हो, उनके अंदर वापस लौटते हैं, तो जब वो वापस लौटते हैं तो फ्लोरोसेंस हमेशा दिखाई देती है। Only peak in the common list is one called 0,0 peak. Transition between ν0 S0 to ν0 S1. तो ये वाली जो है वो आइडियल एक्साइटेड स्टेट मानी जाती है। Because of the possibility of fluorescence, any chemical reaction of S1 state may be takes place very fast. यदि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो वो बहुत फास्ट होती है, क्योंकि फ्लोरोसेंस वे जो है उसके जो केमिकल रिएक्शन यदि होना चाहे तो वो फ्लोरोसेंस के अपीयर होने के पहले हो जानी चाहिए। तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं S1 स्टेट में होती हैं, जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। अब जो अगली चेंज है वो इसका अगली चेंज जो होता है वो मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल इन S1 स्टेट में ड्रॉप टू द ट्रिपलेट स्टेट T1। ज़्यादातर जो S1 स्टेट के मॉलिक्यूल हैं वो T1 स्टेट में चले जाते हैं। ये एक स्लो प्रोसेस है और इसके अंदर स्पिन मल्टीप्लिसिटी में चेंज होता है। S1 का मतलब सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट में केवल एक्साइटेशन होता है, पर दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो है वो चेंज नहीं होता है। परंतु जैसे ही S1 स्टेट से हम T1 स्टेट में जाते हैं, T1 स्टेट में स्पिन इन्वर्जन हो जाता है और हमारा जो दो इलेक्ट्रॉन है उन दोनों इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है वो सेम डायरेक्शन में होता है। ये एक्चुअल में फॉरबिडन प्रोसेस मानी जाती है, परंतु ये कंपैरेटिवली स्लो होती है और लगभग 10⁻⁴ सेकंड का टाइम लेती है। ये वाली जो फिनोमिना है, चूँकि इसके अंतर्गत थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए फोटोकेमिकल ट्रांजिशन के लिहाज से या हिसाब से ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर S0 से एक्साइटेशन होगा लाइट का एक क्वांटा एब्जॉर्ब करके और मॉलिक्यूल S1 स्टेट में जाएगा। जब S1 स्टेट में होगा उसके अंदर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग होगा और इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से वो कहाँ पर पहुँच जाएगा? T1 स्टेट में पहुँच जाएगा। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग T1 स्टेट में जाने का मेन सोर्स है, क्योंकि बिना इंटर सिस्टम क्रॉसिंग के ट्रिपलेट स्टेट में नहीं जाया जा सकता। ट्रिपलेट स्टेट की एफिशिएंसी इस बात पर डिपेंड करती है कि S1 और T1 में कितना मॉलिक्यूल S1 से T1 में कितना चेंज हो पाता है। कीटोन्स जैसे कंपाउंड में हाई इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एफिशिएंसी पाई जाती है और जैसे बेंजोफिनॉन के अंदर 100% इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एफिशिएंसी होती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंदर इंटरमीडिएट टू हाई क्रॉसिंग होता है और इसके अंदर लगभग 50%
टू 60% इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एफिशिएंसी होती है। और ओलिफिन्स यानी एल्कीन्स के अंदर लो इंटर सिस्टम क्रॉसिंग पॉसिबिलिटी पाई जाती है। यानी जब मॉलिक्यूल के अंदर इंटर सिस्टम क्रॉसिंग पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है तो T1 स्टेट का फॉर्मेशन होता है और T1 स्टेट के प्रोडक्ट बनते हैं। परंतु जहाँ पर खुद पदार्थ में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग पॉसिबिलिटी लो होती है, वहाँ पर वह पदार्थ जब अकेला उपस्थित होता है तो केवल सिंगलेट स्टेट के प्रोडक्ट बनाता है। यदि उसे ट्रिपलेट स्टेट के प्रोडक्ट बनाने हो तो उसको एक किसी भी डोनर की आवश्यकता होगी, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। हैवी एटम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एफिशिएंसी को बढ़ाने का काम करते हैं। सिंगलेट स्टेट जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एफिशिएंसी 100% वहाँ पर होगी जहाँ पर कि सिंगलेट स्टेट की जो एनर्जी है वो ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी से ज़्यादा हो, परंतु दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो। तो ऐसे पदार्थों के अंदर सिंगलेट स्टेट ट्रिपलेट स्टेट के अंदर परिवर्तित भली भांति आराम से हो जाती है। कई बार S1 to T1 स्टेट में 10⁻⁻12 सेकंड का टाइम लगता है, परंतु कई बार पूरी प्रक्रिया के अंदर 1 सेकंड में कंप्लीट होती है, यानी 10⁻1 सेकंड के अंदर कंप्लीट होती है। इस तरह से, परंतु ये जो प्रोसेस है ये नॉन रेडिएटिव प्रोसेस है। अगला जो परिवर्तन होता है वो T1 एक्साइटेड स्टेट से S0 में आने का होता है और इस जगह पर हीट निकलती है, तो उस समय इंटर सिस्टम क्रॉसिंग नॉन रेडिएटिव प्रोसेस होती है। परंतु यदि इसी प्रक्रिया के अंदर लाइट या प्रकाश हमें दिखाई देता है तो इसको हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। ये फॉस्फोरेसेंस एक रेडिएटिव प्रोसेस होती है। अर्थात आप समझ गए होंगे कि जब S1 स्टेट लाइट रिलीज करके S0 में आती है तो उसको हम फ्लोरोसेंस कहते हैं, और जब T1 स्टेट लाइट निकाल करके या लाइट देते हुए ग्राउंड स्टेट में आती है S0 में, तो उस प्रोसीजर को हम फॉस्फोरेसेंस कहते हैं। तो ये दोनों के अंदर अंतर है। इंटर सिस्टम क्रॉसिंग एंड फॉस्फोरेसेंस आर वेरी स्लो प्रोसेस। ये दोनों प्रोसेस जो हैं बहुत ही स्लो होती हैं और 10⁻³ to 10⁻1 सेकंड का टाइम लेती हैं। दिस मीन्स दैट T1 स्टेट जनरली हैव मच लॉन्गर लाइफ टाइम देन S1 स्टेट। इसका मतलब है कि जो T1 स्टेट है वो S1 स्टेट की तुलना में ज़्यादा लंबा लाइफ टाइम रखती है। फ्लोरोसेंस एंड फॉस्फोरेसेंस कई बार सेम मॉलिक्यूल्स में भी हो सकती हैं। जब ये सेम मॉलिक्यूल्स में होंगी तो इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है और फॉस्फोरेसेंस लोअर फ्रीक्वेंसी में होती है देन फ्लोरोसेंस। क्यों? क्योंकि आप यदि इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम में आपको दिखाई देगा कि ट्रिपलेट की एनर्जी से ग्राउंड स्टेट में आने पर एनर्जी डिफरेंस कम है, तो इसलिए ये E=H होता है। तो इस कारण से ये फॉस्फोरेसेंस लोअर फ्रीक्वेंसी की तरफ होगी और जो फ्लोरोसेंस है वो हायर फ्रीक्वेंसी की तरफ होती है। कई मॉलिक्यूल में इंटर सिस्टम क्रॉसिंग में एफिशिएंसी बहुत कम होती है, तो इस ऐसे केस के अंदर हम किसी डोनर को लेकर के और T1 से T1
प्रोसेस बहुत T1 से T1 प्रोसेस कराना संभव नहीं होता, और इसलिए हम किसी दूसरे डोनर को लेकर के और एनर्जी ट्रांसफ़र के द्वारा उस प्रक्रिया को कराते हैं। तो डोनर की जो यूज़ है उस सब के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम डोनर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से ये जेबलॉस्की डायग्राम के बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारे डिफरेंट तरीके से जो है वो एनर्जी आती है। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के बाद फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस हमें प्राप्त होते हैं, और इन्हीं अभिक्रियाओं में जब केमिकल चेंज हो जाता है तो उससे हम हमारे बने हुए भिन्न प्रोडक्टों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको बताया। इससे आगे के लिए आप अपना अगला वीडियो आप देखिए, जिसके बारे में डोनर के बारे में आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।